हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का थर्ड टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। उसके बाद में फिर हम लोग एससीओ के बारे में पढ़ेंगे कि एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कब ये फॉर्म हुआ और किस चीज़ को फोकस करता है और उसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इंडिया के लिए क्यों रिलेवेंट है, और उसके बाद में फिर चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ रहा है इंडिया को, उसके बाद वे अहेड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो अभी जो है एससीओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो सेक्रेटरी है उसका 16th मीटिंग यानी ऑर्गेनाइज किया गया था ताजिकिस्तान के दुशानबे में, इसी के लिए न्यूज़ में था। अभी ताजिकिस्तान जो इसका करंट प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी इसका थोड़ा हाईलाइट देखते हैं कि इस जो मीटिंग हुआ था इसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया है कि जॉइंट फाइट करेगा, दोनों मिलकर के कोऑपरेट करेगा जॉइंट फाइट करने में इन कुछ थ्रेट्स है, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, रिलीजियस रेडिकलिज्म हो गया। यानी इन सारे थ्रेट्स से इंडिया और पाकिस्तान जो है जॉइंटली कोऑपरेट करेगा फाइट करने में। इससे फिर स्पेशल अटेंशन जो है अभी जो करंट मिलिट्री और पॉलिटिकल सिचुएशन राइज हो चुका है अफ़गानिस्तान में, उसको भी स्पेशल अटेंशन दिया गया, नहीं उसके भी डिस्कस किया गया। फिर मीटिंग ने इस चीज़ पे भी डिस्कस किया गया है कि आपस में जो मेंबर स्टेट है कोऑपरेट करेगा ये इंश्योर करने में, ताकि रिलायबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, जॉइंट फाइट किया जा सके साइबर क्राइम के अगेंस्ट, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी इशू जो है उसको भी यानी डिस्कस किया गया और उस पर जो है कोऑपरेट करेगा। फिर फूड सिक्योरिटी इशू को भी में सारे मेंबर स्टेट जो है आपस में कोऑपरेट करेगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूज़ में क्यों था। अब हम लोग इसका जानेंगे कि एससीओ कब स्टार्ट हुआ था और ये अभी कितने मेंबर हैं, इसका पूरा डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ये कि एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि संघाई में इसे फाउंड किया गया था 2001 में। यानी ये जो है स्टार्ट हुआ था संघाई 5 के रूप में स्टार्ट हुआ था। संघाई 5 में 5 कंट्री मिलकर के इससे स्टार्ट किया था। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान ने मिलकर के स्टार्ट किया था, जो कि बाद में ये एससीओ के रूप में ये डेवलप हुआ। ये इसका जो मेन फोकस है, यानी जो मेन फोकस इसका है वो है रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशू जैसे टेररिज्म हो गया, एथनिक सेपरेटिज्म हो गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो गया, इन सारे चीज़ों पे मेनली फोकस करता है। तो संघाई 5 में आप देख लो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है 2 लैंग्वेज है, रसियन लैंग्वेज है और दूसरा मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं। अगर इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे एससीओ का, तो 24% जीडीपी जो है वर्ल्ड का टोटल 24% जीडीपी जो है एससीओ से आता है, यानी एससीओ कंट्रीब्यूट करता है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे कंट्रीब्यूशन, तो इसका 43% पॉपुलेशन वाइज ये कंट्रीब्यूट करता है। और संघाई का स्पिरिट कहने का मतलब किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, इक्वलिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड परस्यूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट, इन सारे प्रिंसिपल पे एससीओ वर्क करता है। फिर इंडिया पाकिस्तान जो है इसका परमानेंट मेंबर बना 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। अब मेंबर स्टेट इसका कितना है, तो टोटल 8 मेंबर है। तो ये चीज़ याद रखना है कि टोटल 8 मेंबर है, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, ये 5 तो ऑलरेडी था संघाई 5 में। बाद में 3 ऐड किया गया, उज्बेकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली ऐड हुआ है 2017 में। तो ये चीज़ आपको मेंबर स्टेट भी ध्यान में रखना है आपको। अब कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी है। ऑब्जर्वर स्टेट में कौन कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। ये चारों जो है ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है ये पूछ सके। तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये चारों ऑब्जर्वर स्टेट है। फिर कुछ डायलॉग पार्टनर भी है, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। यानी ये सब मेंबर नहीं है, ये डायलॉग पार्टनर है। फिर कुछ गेस्ट अटेंडेंस के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आसियान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, सिस हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। ये सब गेस्ट अटेंडेंस के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसका वर्किंग स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी वो होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और उसके अंदर फिर दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो होता है कि मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और प्रायोरिटी डायरेक्शन, इसके लिए जो है स्ट्रेटजी को डिस्कस करता है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। फिर 2
परमानेंट बॉडी भी होती है, जिसमें एक होता है सेक्रेटरीट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इसका देखता है। द सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द एससीओ का जो एक्टिविटी होता है उसमें कोऑर्डिनेट करता है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा जो परमानेंट बॉडी है, यानी एक तो सेक्रेटरीट इसका परमानेंट बॉडी हो गया, दूसरा जो हो गया रेट्स मीन्स हो गया द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये भी एक परमानेंट बॉडी है जो कि वर्क फॉर कॉम्बैटिंग रीजनल टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एससीओ का मेन फोकस है कि रीजनल टेररिज्म जो है, सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, इन सारों मुद्दों पर मेनली ये फोकस करता है। तो इसी के लिए जो है एक परमानेंट बॉडी भी बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं रेट्स, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस काउंसिल, एससीओ बिजनेस काउंसिल। ये जो होता है मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपांड करने पे डिस्कस करता है। फिर एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम, ये बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, यानी किस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपांड किया जाए उससे रिलेटेड चीज़ों को ये डील करता है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका रिलेवेंस देखेंगे कि एससीओ का रिलेवेंस क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसका क्यों रिलेवेंस है और इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एससीओ का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है एससीओ का, अगर आप देखोगे जो भी मेंबर है एससीओ का, टोटल 8 मेंबर है, 8 में से आउट ऑफ 8 4 जो है एससीओ का जो मेंबर है, जैसे इंडिया, रसिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 4 जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और 2 जो है रसिया और चाइना ये परमानेंट मेंबर यूएनएससी में है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 परमानेंट मेंबर भी है। तो इसी के लिए इसका ग्लोबल रिलेवेंस बढ़ जाता है। इसे जो है काउंटर वेट भी माना जाता है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काउंटर वेट माना जाता है। अगर आप देखोगे तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे नाटो हो या तो एससीओ हो, दोनों का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखोगे तो दोनों का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और गल्फ रीजन में ही लाई करता है। वहीं पे एससीओ का अगर देखोगे लैंड वाइज, अगर देखोगे एरिया वाइज जो कंट्रोल देखोगे, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, तो कहीं ना कहीं एससीओ का लैंड वाइज अगर कंट्रोल देखोगे तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाटो। अब सेकेंड पॉइंट देखोगे कि कंट्रोलिंग रीजनल टेररिज्म, यानी रीजनल टेररिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल रहा है। तो आप देखोगे एससीओ का जो डिफेंस सेंट्रिक स्ट्रक्चर है और जो एक्टिविटी ऑफ रेट्स है, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, इसका अगर एक्टिविटी देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये एक कंसिडरेबल सक्सेस अचीव किया है कहीं ना कहीं रीजनल टेररिज्म को कर्व करने में, यानी रिड्यूस करने में, चेक करने में। नेक्स्ट देखोगे तो पार्टिसिपेंट इन दी पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स अभी चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है इसके हेल्प से। वैसे तो आप जानते हो कि नाटो जो है और यूएसए जो है वहाँ से विड्रॉ कर रहा है अपने आप को, तो सितंबर तक वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। तो आप एससीओ जो है यहाँ पे अफगानिस्तान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो कि एक आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो है एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर्म किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, जिसे बाद में 2009 में इसे सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर से 2017 में ये फिर से अपना वर्क को रिज्यूम कर चुका है। तो इसके कारण से क्या होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को इंगेज करने में, अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में इंगेज करने में इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकता है। एससीओ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें। अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल पॉइंट से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इसका एनुअल समिट होता है एससीओ का, यहाँ पे इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, यानी इंडिया अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें। जब एनुअल समिट होता है तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना जो बायलैटरल टाई है उसको फिर से रिन्यू कर सके जो भी रीजनल कंट्री है उसके साथ। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये फोरम जो है आल्सो प्रोवाइड्स इंडिया ग्रेटर विजिबिलिटी इन द अफेयर्स ऑफ यूरेशियन रीजन, यानी यूरेशियन रीजन में अपना जो है इंडिया प्रेजेंस को शो कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। फिर दूसरा जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में उसको भी कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर सकता है इंडिया। फिर एससीओ अगर देखोगे तो इंडिया जो है एससीओ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो पॉलिटिकली फ्रेजाइल डायनेमिक्स जो है सेंट्रल एशियन रीजन का, जिसके कारण से ही यहाँ पे टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे यानी इशू यहाँ से फर्टाइल होता है, उसमें ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है इंडिया, यानी उसको सेव कर सकता है, उसका डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है, जिसके कारण से ये सारे इशू को रिजॉल्व किया जा सके। फिर इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। अगर आप देखोगे सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो मेनली मिनरल रिच कंट्री है। मिनरल रिच जैसे देख सकते हो कि ये रिच है आयरन ओर में, कोल में, ऑयल में, गैस, गोल्ड, लीड, जिंक, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, गोल्ड, गैस और एनर्जी, ये सब में ये
रिच कंट्री है, यानी सेंट्रल एशियन रीजन जो है मिनरल रिच कंट्री है। इसलिए इंडिया का जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इन SCO इज फोकस्ड लेस ऑन रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड मोर ऑन सेंट्रल एशियन रीजन। यानी इंडिया का जो देखोगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी SCO में वो रसिया, चाइना और पाकिस्तान पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेनली सेंट्रल एशियन रीजन पे ज़्यादा फोकस है। फ्रिक्वेंट मीटिंग विद द लीडर ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन एंड इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल अंडर द SCO वुड गिव फ्लिप टू द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अगर जो फ्रिक्वेंट मीटिंग होते रहता है SCO का, तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल एशियन रीजन वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं एज ए ऑब्जर्वर, एज ए अटेंडेंस, एज ए डायलॉग पार्टनर। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे इंडिया को एक फ्लिप मिल सकता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। फिर ये इससे जो है इंडिया को रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। जैसे इंडिया का जो भी पेंडिंग एनर्जी प्रोजेक्ट देख सकते हो, जैसे कि तापी हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, फिर IPI हो गया, जैसे ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन हो गया, फिर उसी तरह से कासा 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा है, जिसके कारण से ये स्टॉल्ड है प्रोजेक्ट। तो अगर यहाँ पे आप रहते हो इसमें यानी प्रेजेंस होने के कारण से इंडिया को, तो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। यानी जो भी लीडर है इस कंट्री का, उसको कहीं ना कहीं और भी अदर मेंबर को अपने साथ उसका ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकता है इंडिया, और उसको में इसको अनब्लॉक कर सकता है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन एडवांटेजेज होने के बाद भी इंडिया को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है SCO में। तो कुछ चैलेंजेज हैं इंडिया के सामने। पहला है कि डोमिनेंस ऑफ चाइना। कहीं ना कहीं जो है SCO में चाइना का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि SCO जो है चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप देख सकते हो कि बैरिंग इंडिया को छोड़ करके जो है बाकी जितना अदर मेंबर है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं इंडोर्स किया अदर मेंबर कंट्री। लेकिन इंडिया के लिए ये कंसर्न है, चाइना या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया का सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है कि चाइना जो है इंडिया को लिमिट करने के लिए, यानी इंडिया के बैलेंस को लिमिट करने के लिए, लिमिट एंड बैलेंस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, यानी इस रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए, लिमिट करने के लिए ये क्या करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट देखोगे रसिया पाकिस्तान चाइना एक्सिस में आप क्या देख सकते हो कि चूँकि चाइना पाकिस्तान जो है आपस में क्लोज है, और उसके कारण से क्या हो रहा है, रसिया चाइना भी क्लोज आ रहा है और पाकिस्तान भी क्लोज आ रहा है। तो इसके कारण से ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न है इंडिया के लिए, जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। अगर आप देख सकते हो कि चाइना जो है हमेशा से जब भी इंडिया डिस्कस करता है कि इंडिया यानी बाकी कंट्रीज जब भी बोलता है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट के साथ लिंक करना, तो उस समय जो है चाइना इसको जो है कंडोन कर देता है, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि पाकिस्तान का टेररिस्ट के साथ लिंक को कंडोन करता है, यानी एक्सेप्ट नहीं करता है। वहीं पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जब इंडिया ने UNSC में इसको मुंबई टेक का जो मास्टरमाइंड है हाफिज़ सईद, उसको यानी ब्लैकलिस्ट करने का मामला उठाया है UNSC में, तो सारे कंट्री सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन चाइना के पास वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर है UNSC का, और वीटो पावर है उसके पास, तो वो अपना वीटो पावर को यहाँ पे शो कर देता है और ब्लैकलिस्ट नहीं होने देता है। तो ये भी प्रॉब्लम रहा है। अदर मेंबर कंट्री भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही टिल्टेड है। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का कंसर्न है कि लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, यानी सेंट्रल एशिया और उसके बियॉन्ड जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है इंडिया का। अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा हर्डल इसमें आ रहा है कनेक्टिविटी का, सेंट्रल एशिया और उसके यूरेशिया वाले रीजन में कनेक्टिविटी का, वो सबसे बड़ा हर्डल आ रहा है डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी का, जो कि जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, फिर इंडिया और बियॉन्ड पाकिस्तान के बीच में देख सकते हो, जो कि लैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है कि इंडिया का, जैसे एग्जांपल में देख सकते हो कि इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ, वो केवल और केवल $2 बिलियन है। वहीं पर अगर आप चाइना का देखोगे तो $50 बिलियन है बायलैटरल ट्रेड, यानी ये सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये सब सारे चैलेंजेज हैं, और कुछ बेनिफिट्स भी था तो कुछ चैलेंजेज भी है। तब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो वे अहेड यानी वे फॉरवर्ड अब हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं। तो पहला है कि मेंटेनिंग स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, यानी इंडिया को अपना जो इंडिपेंडेंट वॉइस है चाइना के डोमिनेंस के अगेंस्ट, तो वो उसको हमेशा रेज करते रहना चाहिए, यानी उसको डाउन नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे इंडिया जो है अपना ऑलरेडी व्यू को आर्टिकुलेट कर चुका है कि वो डेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मस्ट रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी इंडिया ऑलरेडी बोल दिया है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होना चाहिए वो
कंट्री का सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यानी प्रोटेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे, तभी वो वैसा यानी प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे कि एससीओ को देखोगे, अगर आप ट्रेडिशनली एससीओ को देखोगे तो हमेशा से जो है एंटी वेस्ट यानी स्टैंड लेते रहा है। वहीं पे इंडिया को बोला गया है कि ये अवॉइड करना चाहिए, एंटी वेस्ट यानी नहीं पोस्चर लेना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए एंटी वेस्ट पोस्चर। जैसे इंडिया को जो है यूएसए कार्ड का खेलना चाहिए, यानी यूएसए कार्ड खेल सकता है चाइना के अगेंस्ट। फिर इंडिया रसिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको इंडिया को यूज करना चाहिए अपना रिलेशन को ग्रो करने के लिए। फिर इंडिया का जो कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, उसको लेवरेज करना चाहिए अपना रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अपना इंटरेस्ट को यानी डोमिनेट करने के लिए। प्रमोटिंग इंटरेस्ट इन दी एससीओ, यानी एससीओ में अपना इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया को हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी और जो कल्चरल कनेक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं लेवरेज करना चाहिए, और वहीं रसिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेवरेज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिवली इंगेज पाकिस्तान, इन पाकिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना चाहिए। अगर आप देखोगे कि एससीओ का जो मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जो बायोलेटरल डिफरेंसेस है वो कभी कभी वर्किंग जो है एससीओ का वो हिंडर नहीं कर सकता, उसका वर्किंग को हिंडर नहीं कर सकता। अगर आप देखोगे कोऑपरेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कनेक्टिविटी है, जिसको कि पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा है। इसीलिए इंडिया को जो है मोबिलाइज करना चाहिए, एससीओ मेंबर का ओपिनियन को मोबिलाइज करना चाहिए अपने फेवर में, टू इंश्योर इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो एससीओ का मेंबर है उसको मोबिलाइज करना चाहिए। और टू एक्सटेंडेड नेवर, जो एक्सटेंडेड नेवर्स है इंडिया का, और आर अनब्लॉक्ड बाय पाकिस्तान, जो और पाकिस्तान को अनब्लॉक करना चाहिए, जो भी ब्लॉक करके रखा हुआ कनेक्टिविटी को उसे अनब्लॉक करना चाहिए। फिर प्ले एक कंस्ट्रक्टिव रोल इन सेंट्रल एशिया रीजन, इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन सेंट्रल एशिया, यानी जो यूथ का जो है रेडिकलाइजेशन हो गया, यानी कट्टरपंथी आ गया है सेंट्रल एशिया वाले यूथ में, उसको कहीं ना कहीं डी रेडिकलाइज कर सकता है इंडिया। इट शुड ऑल्सो लेवरेज इट्स सॉफ्ट पावर, इंडिया को जो है अपना सॉफ्ट पावर यूज करना चाहिए। सॉफ्ट पावर करने का मतलब जैसे हो गया बॉलीवुड मूवी, इन सब चीज़ों को यूज करना चाहिए टू इन्हांस इट्स स्फीयर ऑफ एंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ कल्चर, क्यूजिन, एजुकेशन, ये सब सारे फील्ड में, ताकि अपने आप को इंडिया इंगेज कर सके। इससे क्या होगा कि इंडिया जो आइसोलेटेड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन में एससीओ में, तो वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगा, यानी आइसोलेटेड फील नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट जो है रिवाइटलाइज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको रिवाइटलाइज करना चाहिए, यानी फिर से यानी उसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि यूरेशिया में अगर प्रेजेंस बढ़ाना है इंडिया को, तो जो चवाहर पोर्ट है उसको ओपन करना चाहिए, और यानी ओपनिंग ऑफ चवाहर पोर्ट और जो अस्गावाड एग्रीमेंट है उसमें एंट्री इंडिया ने उसमें एंट्री कर चुका है अस्गावाड एग्रीमेंट में, यानी उसको भी साइन कर चुका है इंडिया, और चवाहर पोर्ट को भी ओपन कर दिया है। तो इसको कहीं ना कहीं इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए यूरेशिया में अपना प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, और इस इंडिया को जो है क्लियर फोकस करना चाहिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको ऑपरेशनलाइज करने में। इससे क्या होगा कि जो इंडिया का जो इकोनॉमिक डोमेन है वो कहीं ना कहीं इनलार्ज होगा सेंट्रल एशिया में, इसके कारण से जो इंडिया जो है आइसोलेटेड फील करता है वो आइसोलेटेड फील नहीं करेगा इस रीजन में। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।